आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। अमृत भारत योजना के तहत मुल्क के रेलवे स्टेशनों की हुई तज़ीन नौ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के बीकानेर से 18 रियासतों में 100 से जायद अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से करेंगे इफ्तिताह। लोगों का कहना है ये पहल तरक्की को तेज करने में अहम रोल करेगी अदा। मगरबी बंगाल में मुर्शिदाबाद के तशद्दुद पर SIT की रिपोर्ट के इंकशाफात से घिरी ममता हुकूमत। हिंदुओं पर टारगेट हमले की तस्दीक। बीजेपी ने पुलिस और ममता हुकूमत की खामोशी पर उठाए सवाल। आलमी सतह पर पाकिस्तान के असल रंग होंगे बेनकाब। संजय झा की क़यादत में एक वफ्द हुआ गैर मुल्की दौरे पर रवाना। भारत, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का पहुंचाएगा पैगाम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलाइट एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई बड़े कैडर समेत 27 नक्सलियों को किया ढेर। वजीर आला विष्णुदेव साई ने कहा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रहेगा जारी। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान प्लेऑफ का मुकाबला आज। मुकाबले में बने रहने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को लगानी होगी पूरी ताकत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल बीकानेर से मुल्क भर में 100 से ज़्यादा अमृत स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे और कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इसके बारे में PM मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम शेयर किया और लिखा, कल हिंदुस्तानी रेलवे के लिए एक तारीखी और नाकाबिले फरामोश दिन होने वाला है। राजस्थान के बीकानेर में सुबह तकरीबन 11:30 बजे मुझे 100 से ज़्यादा अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह करने की सादत मिल रही है। इसकी वजह से हम वतनों के लिए रेल का सफ़र आसान होने जा रहा है। राजस्थान के दौरे के दौरान उन्हें कई और प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने का भी मौका मिलेगा। इनमें कई सड़कों के मंसूबे भी शामिल हैं। ये जहां नकलो हमल की सहूलियात में इजाफा करेंगे, वहीं ये सरहदी इलाकों में हमारे दिफाई ढांचे को भी मजबूत करेंगे। महाराष्ट्र के धुले ज़िले में धुले रेलवे स्टेशन को भी मरकजी हुकूमत की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मुकम्मल तौर पर असर-ए-नौ बनाया गया है। मरकजी हुकूमत की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इसके लिए 9 करोड़ 49 लाख रुपए दिए गए। धुले स्टेशन के लिए तरह तरह के काम किए गए। इसमें दफ्तर के कमरों की तज़ीनो आराइश, अवामी बैतुल खला की फरहमी, पीने के पानी की सहूलियात, तमाम आम शहरियों, मर्दों, खवातीन और दिव्यांगों बशमूल स्टेशन मैनेजर के दफ्तर के लिए मोबाइल चार्जिंग की सहूलियात शामिल हैं। इसके अलावा एक नया प्लेटफॉर्म शेड भी बनाया गया है। प्लेटफॉर्म को वुसअत दी गई। एक खूबसूरत बाग बनाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि सर्कुलेटिंग एरिया में बरक़ी फानूस और आराइशी लाइट्स भी लगाई गई हैं। एक शानदार दाखिली और खारजी गेट भी बनाया गया है। धुले के बाशिंदे इन तमाम सहूलियात के लिए मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 1 घंटे का सफ़र होता है। हमेशा हम यहाँ से आना जाना करते हैं। कुछ दिन पहले इस स्टेशन पे कुछ सुविधा वगैरह नहीं थी, तो आज बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना थी कि सभी बड़े बड़े स्टेशनों को पूर्ण उन्नतीकरण करने का संकल्प जो था, और ये दुनिया में देखने मिला है हमको, बहुत ही बढ़िया किया है। और यहाँ पे टिकट बारी पहले अंदर था, अभी टिकट बाड़ी रेलवे के बोगी के अंदर, तो उससे लोगों को एक आकर्षण हो रहा है। स्टेशन के अंदर जब एंट्री लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो झूमर देखने के बाद में ऐसा लगता है कि सही में हम लोग राजवाड़ा में आ गए, इसे राजवाड़ा जैसे लगता है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर डिवीजन के उरकोरा, भिलाई और भानु प्रतापपुर स्टेशनों को रीडेवलपमेंट का काम भी मुकम्मल हो चुका है। इन स्टेशनों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है और मुसाफिरों के लिए ज़्यादा आरामदेह, महफूज और आला दर्जे का बनाया गया है। नीज़ इन्हें माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और ढांचे के साथ दोबारा तैयार किया गया है, जिससे इनके इस्तेहकाम और सजावट में इजाफा हुआ है। रीडेवलपमेंट का काम तवील मुद्दती तरक्की के हदफ
हदफ को मद्देनजर रखते हुए किया गया है ताकि रेल खदमात में इजाफे के साथ साथ मुसाफिरों के सफरी तजुर्बे को भी बेहतर बनाया जा सके। स्टेशन पर CCTV कैमरे, नए बैतुल खला, दिव्यांगों के लिए इंटर प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी और वाटर कूलर, मुसाफिरों के वेटिंग रूम में AC की सहूलत, एक स्टेशन एक प्रोडक्ट स्टॉल, डिजिटल टाइम टेबल समेत कई सहूलियात फराहम की गई हैं। मुसाफिरों ने अमृत स्टेशन की तारीफ करते हुए कहा कि अब सफाई के साथ साथ सिक्योरिटी जैसी सहूलियात भी आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी। फर्क है, पहले इतना सुविधा नहीं था, जबकि अभी बहुत सुविधा हो गया है। अभी सब चीज़ का मतलब टेंशन खत्म हो गया है और यात्री लोग को मतलब सुविधा अधिक से ज़्यादा हो गया है। मरकजी हुकूमत की अमृत भारत योजना के तहत बरेली इज्जत नगर डिवीजन के 17 स्टेशनों की तज़ीनो आराइश की जानी है, जिनमें से 4 स्टेशनों की तज़ीनो आराइश की जा चुकी है, जिनमें बरेली सिटी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। स्कीम के तहत स्टेशन को 10.97 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें बेहतरीन वेटिंग रूम्स, साफ प्लेटफॉर्म और साथ में एस्केलेटर, लिफ्टें, ATM शामिल हैं। स्टेशन के बैरूनी हिस्से को भी सजाया गया। माजूर अफराद के लिए रैंप और अलहदा लेन का इंतजाम किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। बरेली सिटी स्टेशन हमारा एक इज्जत नगर का महत्वपूर्ण स्टेशन है और अभी आपने स्टेशन को विजिट भी किया है। यहाँ बरेली सिटी पे हमने डिफरेंट सुविधाएं दी हैं, जैसे सेक्यूरिटी एरिया पहले से चौड़ा हुआ है, पार्किंग की नई फैसिलिटी डेवलप हुई है, टू व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए अलग पार्किंग बनाई गई है। वहाँ पे सारे जितने रूम्स हैं हमारे, रिजर्व लाउंज हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, पे एंड यूज हैं, सारे को रेनोवेशन करके दोबारा बनाया गया है। प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण हुआ है, लिफ्ट एस्केलेटर की सुविधाएँ यहाँ दी जा रही है। जन औषधि केंद्र भी हमने वहाँ यहाँ डेवलप किया है। तो ये सारी सुविधाएँ जो पहले नहीं थी, ये अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए जो सुविधाओं के मानक होते हैं वो हमने पूरे डेवलप किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छा स्टेशन बन के तैयार हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण जो है 22 तारीख को किया जा रहा है। अमृत भारत योजना के तहत मुल्क के 103 रेलवे स्टेशनों की तज़ीनो आराइश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के सिमत में कितना बड़ा काम हुआ है। यहाँ के मुसाफिरों के लिए लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, पीने का साफ पानी, बैठने के मुनासिब इंतजामात, वेटिंग रूम्स, सब कुछ आलमी सतह पर तैयार है। हम आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरला की तस्वीर दिखा रहे हैं। इन रियासतों के कई दूसरे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है, लेकिन इस वक्त आपकी जो स्क्रीन पर एक स्टेशन की तस्वीरें हैं, आपको फ़र्क वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या था। आप देख सकते हैं कि स्टेशन पहले कैसे नज़र आते थे और अब वो बिल्कुल ही बदल चुके हैं, यानी नए हो चुके हैं। ग्रैंड एंट्री गेट्स, हिफाजती इंतजामात, मुसाफिरों की सहूलत, सब कुछ अब इन स्टेशंस पर मौजूद है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में अप्रैल में हुए तशद्दुद पर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद फसादात को लेकर मगरबी बंगाल हुकूमत पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि TMC मेंबरान पार्लियामेंट और कौंसिलरों ने फसादात को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ मगरबी बंगाल हुकूमत ने पुलिस और सिविल इंतज़ामिया को भी गैर फ़ाल रहने की तरकीब दी। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए तशद्दुद पर बीजेपी ने ममता हुकूमत पर शदीद हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अदालत की तरफ से तश्कील करदा SIT की रिपोर्ट आने के बाद TMC हुकूमत का हिंदू मुखालिफ जुल्म खुलकर सामने आ गया है। SIT की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने इस्तफसार किया कि ममता बनर्जी TMC लीडरों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में
कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए ऑल पार्टीज वफ्द का एक ग्रुप बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हो गया है। कुल जमाती वफ्द के ग्रुप 3 की क़यादत JDU लीडर संजय झा कर रहे हैं। ये ग्रुप जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा करेगा। इस ग्रुप के अरकान में BJP के अरकान पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी, ब्रजलाल और आपको बता दें कि प्रधान बरवा और हेमांग जोशी, तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी, CPIM के रुकन पार्लियामेंट जॉन बर्टास शामिल हैं। सफीर मोहन कुमार एक माहिर के तौर पर ग्रुप के साथ होंगे। इस दौरे के जरिए दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का हिंदुस्तान का मजबूत पैगाम दिया जाएगा। हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बता दो। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए अरकान पार्लियामेंट के वफूद आज से बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। NCP SP MP सुप्रिया सूले ने इन्हें वफ्द में शामिल करने पर वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये सियासत के बारे में नहीं है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर हिंदुस्तानी लड़ना चाहते हैं। I'm very, very grateful to the Honorable Prime Minister, to the MEA Jaishankar ji and to Kiran Rijiju. He has shown faith in all of us, and this is not about politics. We are going as proud Indians who want to fight against terrorism, and we condemn any terrorist activities anywhere in the world. India has always led for peace and harmony and happiness. So that's the message all of us are taking. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 26 से ज्यादा नक्सलियों को हलाक कर दिया है। तमाम अफराद की लाशें और असला बरामद कर लिया गया है। इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्स का एक अहलकार भी शहीद हो गया है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर अजला की सरहद पर अबू जमात इलाके में सुबह से ही एनकाउंटर शुरू हो गया। मारे गए नक्सलियों में बड़े केडर के नक्सली भी शामिल हैं। नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में नक्सलाइट्स और DRG के जवानों के दरमियान तसादुम जारी रहने की इत्तला है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन चलाया और उन्हें ढेर किया। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे DRG के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है तो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। एक पाकिस्तानी दरअंदाज को अमृतसर के सरहदी गांव करीमपुरा के करीब से पकड़ लिया गया। ये पाकिस्तानी शहरी भारतीय सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि BSF ने इसे हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश इस पाकिस्तानी शहरी से 330 पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए हैं। इब्तदाई पूछगछ के बाद BSF और मुताल्लिका एजेंसियों ने पाकिस्तानी दरअंदाज को मजीद पूछगछ के लिए मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुंछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हिंदुस्तानी फौज के जवानों और BSF के जवानों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आज पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह किए। फौज के हौसले बुलंद करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को आपकी जुर्रत और बहादुरी पर फख्र है। आज पूरा
देश जान रहा है, दुनिया जान रही है कि 9 ऐसे टेरर कैंप्स को भारतीय सेनाओं ने तबाह किया, सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और उसके बाद पाकिस्तान को बता भी दिया गया था, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंप पर हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हमला माना और फिर आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं किस तरह से 1:30 बजे रात से उन्होंने पुंछ इलाके में फायरिंग शुरू की। जिस तरह से आपने साहस के साथ उसका जवाब दिया, महज 3 दिनों में ही दुश्मन घुटने पर पूरी तरह से आ गया था, पूरी दुनिया में गुहार लगाने लगा कि अब मुझे बचाओ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारतीय फौज के देसी और जदीद हथियारों की ताकत देखी। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हका इलाकों में दुश्मन की हर सरगर्मी पर नजर रखने के लिए ज़ेरे ज़मीन कंट्रोल कमांड सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर न सिर्फ मुनासिब निगरानी की जाती है बल्कि आगे की चौकियों पर तैनात फौजियों को ज़रूरी हिदायत भी फराहम की जाती हैं। हमारे नामा निगार अश्वनी मिश्रा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनाए गए ऐसे ही एक कमांड सेंटर का मुआयना किया। नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचना का विस्तार और निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, चाहे शांति की स्थिति हो, चाहे संघर्ष विराम उल्लंघन की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो या फिर संघर्ष विराम की स्थिति। लगातार हमारे नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचनाओं का विस्तार की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हम आपको लेके चलते हैं कैसे कंट्रोल सेंटर में, जो कि पूरी तरीके से भूमिगत है। ये कंट्रोल सेंटर भूमिगत बनाया गया है, पूरी तरीके से अभेद्य है, बहुत ही सुरक्षित है और साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर सभी ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक बड़े हिस्से पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हैं। यहाँ पर सभी रैंक के कमांडर आकर बैठते हैं और साथ ही साथ रियल टाइम एनालिसिस और रियल टाइम यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी तरीके से अभेद्य दीवार है और हम जमीन के नीचे है। ये जमीन के अंदर बना पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कमांड सेंटर है, जहां पर हर रैंक के अधिकारी आकर बैठ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विलांस के अलग अलग माध्यमों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही। नियंत्रण रेखा के इस क्षेत्र पे संचार के सभी साधन यहाँ पर मुहैया है। सभी रैंक के कमांडर यहाँ पर आकर बैठ के रियल टाइम सर्विलांस के साथ साथ रियल टाइम स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और समूचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय अपने ट्रूप्स को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। यहाँ पर खुद भारतीय सेना के सपूत और साथ ही साथ रणबांकुरे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये क्या है पूरा सिस्टम और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है और अंडरग्राउंड है? जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट है। जैसा कि इसका नाम बताता है, कमांड पोस्ट होने के नाते यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे कमांडर्स हैं, यहाँ बैठकर उन्हें तरह तरह के सोर्सेज से तरह तरह की खबरें आती हैं जिन्हें वो अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, उन पे सूझबूझ करते हैं और फाइनली इसकी मदद से एक सही समय पर सही डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हार्डेंड है। इसके ऊपर एक ओवरहेड प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि ये किसी भी प्रकार के एनिमी फायर को नासाजा कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर मॉनिटर्स पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे सर्वेलेंस के आले हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनका लाइव फीड पूरे समय हमारे पास, हमारे कमांडर्स के पास आता रहता है। साथ ही साथ जो एरियल सर्वेलेंस के तरीके हैं, जैसे ड्रोन्स हो गए, यूएवीज हो गए, उनका भी फीड यहाँ पर लाकर कमांडर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। संचार के हिसाब से भी यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि कमांडर्स अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर और नीचे को उसे पास कर सकें। जैसा कि समझ आ रहा है ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म है जो कि हमारे कमांडर्स को एनेबल करता है सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को बनाया गया है जो कि भूमिगत है और साथ ही साथ ये हमेशा चाहे शांति की स्थिति हो या संघर्ष की स्थिति हो पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखती है और आवश्यक दिशा निर्देश से सीमा पार से होने वाली किसी भी हरकत का माकूल मुंहतोड़ जवाब भी देती है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, नियंत्रण रेखा के एक क्षेत्र से नौगाम सेक्टर। डीडी न्यूज की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उस मुकाम पर पहुंच गई जहां से भारतीय फौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लॉन्च पैड और पोस्टों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चंद दिनों में पाकिस्तान ने किस तरह हथियार डाल दिए, हमारे नामा निगार अश्वनी मिश्रा ने लाइन ऑफ कंट्रोल की अगली पोस्ट के आर्टिलरी ब्रिगेड कमांड से खुसूसी बातचीत की। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अग्रिम चौकी पर हैं और यहाँ पर आर्टिलरी के ब्रिगेड कमांडर हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना पूरे देश की तरफ से। 3 दिन के अंदर आप लोगों ने घुटने पर ला दिया।
जब तोप के हमारे गोले खुले तो पाकिस्तान की तोपें खामोश हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो जनरली हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन किस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में अगर देखें बढ़ा है या किस तरीके से और रिइंफोर्समेंट हुआ? पिछले 5 से 10 सालों के अंदर 2 चीजें हुई हैं। एक, हमने अपने डिफेंसेस को काफी पुख्ता बनाया है, काफी सख्त बनाया है और काफी सोच समझकर ये जो है हुआ है एज पार्ट ऑफ अ पर्सपेक्टिव प्लान। और दूसरा, जो तैयारियां हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है अभी इस माउंटेनस इलाके के अंदर भी, किस तरह से हम अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। और आज की डेट में हर सैनिक जो एक टेक्नो वॉरियर है, इस टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम उनके ऊपर हावी हो पाए। सर, हमने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी चर्चा हुई। हमने जो है स्वदेशी तकनीक के तहत बीएल से बनी हुई बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें रही, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का भी शौर्य प्रदर्शन। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मैं बड़ी टेक्नोलॉजीज की नहीं, ग्राउंड लेवल टेक्नोलॉजी, सब टैक्टिकल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, जो ग्राउंड का सोल्जर इस्तेमाल करता है, ये सारी मेक इन इंडिया है। इन सारों के ऊपर हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। जो जवान है उसने इसको अब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। तो अब नई टेक्नोलॉजी उसके लिए नई नहीं रही, हालांकि दुनिया के लिए नई है, लेकिन वो उसको यूज करके अपना फायर करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमारे शौर्य पराक्रम का और संयम का प्रदर्शन तो रहा ही, साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में अग्रणी भारत का भी नमूना पूरे दुनिया के सामने पेश करता है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाइन ऑफ कंट्रोल, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत हुई। मरकज की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन लोगों ने इस नए कानून के खिलाफ अर्जी दाखिल की है, उस कानून से उनके मफादात मुतासिर नहीं हुए हैं। कुछ लोग ये दावा नहीं कर सकते कि वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। किसी कानून को इस बुनियाद पर चैलेंज किया जा सकता है कि जिस हुकूमत ने इसे मंजूर किया उसे पास करने का हक नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि पार्लियामेंट को ऐसा कानून लाने का हक है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जेपीसी ने इस कानून के हर पहलू पर बात की। हमें 96 लाख मेमोरेंडम मिले। जेपीसी ने 36 मीटिंगें की। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों से राय तलब की गई, उनकी तजावीज़ पर गौर किया गया और फिर ऐवान में वसी बहस के बाद यह कानून पास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक फेसबुक कमेंट केस में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अली खान के खिलाफ तहकीकात नहीं रोक रही। अदालत ने तहकीकात के लिए SIT की तश्कील का भी हुक्म दिया। अदालत ने DGP हरियाणा से कहा कि वो 3 IPS अफसरान की एक टीम तश्कील दें और अगर तहकीकात के दौरान अली खान के खिलाफ कोई नए हक़ाइक़ पाए जाते हैं तो जाँच एजेंसी उनकी जमानत मनसूख कराने के लिए दोबारा अदालत में आ सकती है। और नेशनल हेराल्ड से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत राउस एवेन्यू की अदालत में हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ED को चार्जशीट की कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को भी देने को कहा है। स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस लीडरों की जानिब से अभिषेक मनु सिंघवी ने समाअत जुलाई तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की। ED की जानिब से ASG SV राजू ने इसकी मुखालफत की। अदालत ने फैसला किया कि वो आज ही ED की दलाइल सुनेगी और केस की समाअत की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मुल्क भर में भारतीय फौज के एजाज में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी सिलसिले में जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में भी तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने जोशो खरोश से शिरकत की। इस दौरान मुकामी शहरी अब्दुल रज्जाक ने कहा कि हम सब मुल्क के लिए वक्फ हैं। हमारा हिंदू मुसलमान एक भारत देश है और इस देश को किसी तरह की कोई आँच नहीं आनी चाहिए और ये इसी मकसद से हम इसमें यात्रा में शामिल हैं। हम देश के लिए समर्पित हैं और हमेशा समर्पित रहेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 यात्रियों का इंतखाब किया गया। इन यात्रियों का इंतखाब एक कंप्यूटराइज्ड कुरान अंदाजी के जरिए किया गया, जिसकी सदारत वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा कीर्तिवर्धन सिंह ने की। इस सफ़र के लिए 5000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन दरख्वास्त दी थी। इस साल यात्रियों की 15 खेपें रवाना की जाएंगी, जिसमें 10 खेपें नथोला पास रूट से जाएंगी और 5 खेपें लेपू लेक रूट से जाएंगी।
और 500 यात्री नथुला से और 250 लेपू लेक से यात्रा करेंगे। इसके अलावा नथुला के लिए 1000 और लेपू लेक के लिए 750 अफराद वेटिंग लिस्ट में हैं। हर खेप के साथ 2 अफसरान मौजूद होंगे जो यात्रियों की सहूलियत का ख्याल रखेंगे। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन बनाया गया है, जहां यात्री यात्रा शुरू करने से पहले ठहर सकते हैं। इस साल यात्रा 30 जून से शुरू होगी और आखिरी खेप 25 अगस्त को वापस आएगी। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर मुंबई इंडियंस हार जाती है तो उसे पंजाब किंग्स के खिलाफ हर कीमत पर अपना आखिरी मैच जीतना होगा और उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली कैपिटल्स भी पंजाब किंग्स से हार जाए। इसके साथ ही लखनऊ भी अपने बाकी 3 मैचों में से कम 1 हारे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। मन की बात